बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्या चीज़ है और अगर हमने सी प्रोग्राम के अंदर इनको यूज़ करना है तो कैसे यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर ये है कि इफ़ के अंदर ही आप इफ़ की कंडीशन को अगर यूज़ करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स की। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने बात की थी सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स की, जिसमें इफ की हमने बात की, इफ एल्स की बात की और एल्स इफ की भी बात की और उसकी एग्जांपल्स भी हमने करके देखी थी। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्या होता है और उसकी एक एग्जांपल भी हम करके देखेंगे। अब सिलेक्शन स्ट्रक्चर का तो आपको ऑलरेडी पता है, इफ है। अब इफ के अंदर अगर आप इफ को यूज करते हैं तो वो नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर की एक एग्जांपल होगी। मीन कंडीशन के अंदर कंडीशन आप अगर यूज करना चाहते हैं तो वो नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर की एग्जांपल होगी। लाइक conditional statement within conditional statement are called nested selection structures. एग्जाम्पल में देखिएगा, if condition 1 is true and again इस if के अंदर ही आपने if condition 2 is true मीन दो conditions आपने जो है वो met करवानी है, तो उसके लिए आपने दो if यूज कर लिए। तो ये if जो है ये nested if है इस if के अंदर, और फिर आपका ये एसोसिएटेड जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। अब ये कोड तब एग्जीक्यूट होगा जब ये दोनों कंडीशंस जो इस if के साथ और सेकंड इफ के साथ मौजूद है, ये दोनों जब ट्रू होंगी तब आपका ये एसोसिएटेड कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा। एल्स जो यहाँ पे कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये आपकी नेस्टेड जो एग्जांपल है। हम और देखते हैं कि और कौन सी एग्जांपल्स हैं हमारे पास नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स के अंदर। सो लेट्स सी। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने एक सिलेक्शन स्ट्रक्चर देखा, अब देखते हैं इसके अंदर भी आप जो है वो कह सकते हैं कि ये भी नेस्टेड आपका जो सिलेक्शन स्ट्रक्चर की एग्जाम्पल है। लाइक इफ कंडीशन 1 इज ट्रू, इफ कंडीशन 2 इज ट्रू, देन दिस एसोसिएटेड कोड जो है ये एग्जीक्यूट होगा। एल्स कंडीशन 3 इज ट्रू, तो फिर उससे रिलेटेड जो एसोसिएटेड कोड होगा वो आपका एग्जीक्यूट होगा। तो फ्रेंड्स, ये डिफरेंट जो है हमारे पास सिंटैक्स मौजूद है नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स के। आप इनको अपने प्रोग्राम्स के अंदर जो यूज करेंगे और कुछ मैं एग्जांपल्स आपको करके भी दिखाऊंगा, उसके अलावा आप खुद भी इसको यूज कीजिएगा। इस तरह का और एग्जांपल देखते हैं। इफ कंडीशन 1 इज ट्रू, इफ कंडीशन 2 इज ट्रू, देन एसोसिएटेड कोड जो एग्जीक्यूट होगा। एल्स ये कोड एग्जीक्यूट होगा। अगेन एल्स इफ कंडीशन 3 इज ट्रू, ये एसोसिएटेड कोड जो है एग्जीक्यूट होगा। एल्स एसोसिएटेड कोड यहां पे जो होगा वो एग्जीक्यूट होगा। स्टूडेंट्स, ये आपको हो सकता है कि अभी कंफ्यूजिंग लगे क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ इसका सिंटैक्स देख रहे हो, इसका स्ट्रक्चर आप देख रहे हो। जब इसको आप प्रोग्राम के अंदर इंप्लीमेंट करोगे तब आपको ये ईजी लगेगा। और आपने जब भी प्रोग्राम के अंदर नेस्टेड को यूज करना है, आप उससे पहले उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम जिसका आप सोल्यूशन लिख रहे हैं या कोड लिख रहे हैं, उसका आपने फ्लो चार्ट या आपने एल्गोरिथम जरूर डिजाइन करना है ताकि आपको आइडिया हो कि उसके अंदर आपके जो इफ है और एल्स है वो कितनी दफा यूज होंगे। तो ये चीज आपने बहुत केयरफुली जो है देखनी है, अदरवाइज आपके एरर आ जाएंगे और आपकी लॉजिकल मिस्टेक्स भी हो सकती है। अब स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल देखते हैं, उसमें देखिए कैसे इसको आप यूज कर सकते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। सो लेट्स सी। तो स्टूडेंट्स, एक प्रॉब्लम देखते हैं जिसके अंदर हम क्या करेंगे, हम जब इसका सोल्यूशन बनाएंगे तो हम नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स को यूज करेंगे। प्रॉब्लम क्या है जरा देख लीजिए। थोड़ी लेंथी प्रॉब्लम है, आपको समझने के लिए जरा टाइम चाहिए होगा, इसलिए अच्छी तरह इसको समझिएगा, फिर इसका प्रोग्राम जो है उसको समझिएगा। एन इलेक्ट्रिसिटी कंपनी कैलकुलेट्स द इलेक्ट्रिसिटी बिल्स अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, बिल अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगी, नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड मल्टीप्लाई हो गए यूनिट प्राइस के साथ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूजर्स, कमर्शियल एंड होम यूजर्स। दो टाइप के यूजर्स हैं, कमर्शियल और होम यूजर्स। और स्टूडेंट्स, रियल लाइफ के अंदर भी ऐसे ही होता है, कुछ कमर्शियल यूजर्स होते हैं, कुछ जो आपके होम यूजर्स होते हैं। यहां मेंशन है यूनिट कंज्यूम कितने हुए हैं, यहां यूनिट की प्राइस इन रुपीस है कि अगर होम यूजर है तो कितने उसने यूनिट प्राइस है वो देनी है, और अगर कमर्शियल है तो उसने कितनी प्राइस देनी है। अगर यूनिट्स कंज्यूम हुए लेस और इक्वल टू 200 तो होम यूजर ने 12 रुपए पर यूनिट के हिसाब से पैसे जो पे करने और 15 रुपए जो है वो कमर्शियल यूनिट के हिसाब से देने हैं। यूनिट्स हैं ग्रेटर देन 200 बट लेस इक्वल टू 400 तो होम यूजर के लिए 15 रुपीज है और कमर्शियल यूजर्स के लिए 20 रुपीज है। यूनिट्स ग्रेटर देन 400 के लिए होम यूजर के लिए 20 है और कमर्शियल के लिए 24 है। अब स्टूडेंट, जो मैं सोल्यूशन आपको बताऊंगा यहाँ पे, वहां पे ये थर्ड जो आपके पास कंडीशन है इसको मैंने इंप्लीमेंट करके यहाँ पे नहीं शो किया। मैंने पहली दो को शो किया, ये थर्ड वन मैं आपके लिए छोड़ूंगा और मैं आपको बताऊंगा भी कि आपने कैसे इसको करना है।
तो इसको अपने प्रोग्राम के अंदर आपने ऐड करना है। करने के बाद इसको आप कंपाइल कीजिएगा और रन कीजिएगा और चेक कीजिएगा कि आपका रिजल्ट सही आता है या नहीं आता। ये दोनों कंडीशंस मैं ऐड कर दूंगा और उसके अंदर नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर की एग्जांपल्स भी ऐड होंगी और पता लग जाएगा कि कैसे आप नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर को यूज करना है। अब प्रोग्राम क्या है? राइट ए प्रोग्राम दैट टेक्स द टाइप ऑफ कंज्यूमर एंड नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड एज इनपुट। द प्रोग्राम देन डिस्प्लेस द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ द यूजर। अब स्टूडेंट्स यहां से आपने इनपुट आइडेंटिफाई करनी है और फिर कैलकुलेशन आपकी ये होगी और उसके बाद आपका जो रिजल्ट आएगा वो इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा यूजर्स का। अब यहां से आपने आइडेंटिफाई ये सबसे पहले करना होता है। इसमें आपने देखना ये होता है कि आप कौन सा स्टेप सबसे पहले करेंगे जब आपने इंप्लीमेंटेशन करनी है प्रोग्राम की। तो स्टूडेंट्स आपको आइडिया होना चाहिए सबसे पहले आपने इनपुट्स जो आइडेंटिफाई करनी है, इनपुट्स कौन कौन सी है आपके प्रोग्राम के अंदर या प्रॉब्लम के अंदर। देन प्रोसेसिंग क्या होगी और आउटपुट क्या होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये स्टेप है कि आपने ये देखना है कि आप कौन कौन से वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे इनपुट और आउटपुट यूज करने के लिए। तो वेरिएबल्स डिक्लेरेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने वेरिएबल सही डिक्लेयर नहीं किए तो फिर आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं हो सकती, आपके प्रोग्राम के अंदर एरर्स आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखते हैं अब इसका सोल्यूशन क्या है हमारे पास। सो लेट्स सी। तो स्टूडेंट्स इसका सोल्यूशन देख लीजिए। प्रोग्राम जरा लेंथी है, इसको अच्छी तरह समझिएगा लाइन बाय लाइन। और मैंने आपको कहा है कि इसका जो लास्ट पार्ट है वो मैंने यहाँ ऐड नहीं किया, वो आप लोगों ने खुद ऐड करना है। मैं आपको बता दूंगा कि आपने कैसे ऐड करना है। आपकी बुक में इसका सोल्यूशन मौजूद भी है, आप वहाँ से भी रेफरेंस तौर पे ले सकते हैं। बट आई रिकमेंड कि आप पहले खुद लिखिएगा, उसके बाद अगर कोई एरर्स आए और वो आपसे रिमूव ना हो तो फिर आप जो है अपनी बुक को रेफर कीजिएगा या लेक्चर को दोबारा सुनिएगा और समझिएगा कि कैसे आपने वो काम किया था। तो फ्रेंड्स स्टार्ट हमने किया, उसके बाद वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए, उसको जरा देख लीजिए कि कौन कौन से वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए। हमने इंटीजर टाइप के वेरिएबल यूनिट्स के नंबर ऑफ यूनिट्स जो कंज्यूम करेंगे यूजर्स, वो हमने उसका एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। देन यूनिट प्राइस, कि यूनिट प्राइस हमने कैलकुलेट करनी है तो यूनिट प्राइस का भी एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया। देन बिल, लास्ट में हमने बिल जो है वो शो करवाना है आउटपुट स्क्रीन के ऊपर, तो बिल का भी एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिया। अब यूजर की जो टाइप है वो कैरेक्टर टाइप रखी है, क्योंकि उसमें हम होम यूजर लेंगे या कमर्शियल यूजर होगा तो वो कैरेक्टर टाइप होगी, तो इसलिए उसको कैरेक्टर डेटा टाइप रखा है और यूजर टाइप। सबसे पहले एंटर H फॉर होम यूजर एंड C फॉर कमर्शियल यूजर, कि अगर यूजर से पूछा जाए कि वो कमर्शियल यूजर है या होम यूजर है, अगर वो H लिखेगा तो इसका मतलब है कि वो होम यूजर है और फिर कैलकुलेशन उस हिसाब से होगी। अगर वो C में एंटर करेगा तो इसका मतलब वो कमर्शियल यूजर है, तो कैलकुलेशन फिर उस हिसाब से यहाँ पे होगी। तो इस तरह आप जो कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं जो कि यूजर टाइप को बताएगा। देन स्कैनफ आपने किया, देन प्रिंटफ अगेन किया, एंटर द नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम। अब यूनिट्स कितने कंज्यूम हुए, पहले आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि होम यूजर है या कमर्शियल यूजर है। उसके बाद एग्जाम्पल लेते हैं कि होम यूजर है, तो होम यूजर ने कितने जो है वो यूनिट्स कंज्यूम किए। अब वो चीज पूछी जा रही है यूजर से, तो वो एंटर हो गए नंबर्स और वो यहाँ पे स्टोर हो गए। अब आपके इफ की कंडीशंस चलेंगी और उसके अंदर नेस्टेड इफ भी चलेंगे। इफ यूनिट्स लेस इक्वल टू 200, ये हमारे पास जो टेबल प्रॉब्लम के अंदर मौजूद है वहां से हमने ये वैल्यू ली। सो अगर यूनिट्स इससे कम है देन अगेन इफ यूजर टाइप इक्वल टू H। अब ये दो कंडीशंस बेसिकली चेक हो रही हैं। एक तो चेक हो रही है कि यूजर टाइप जो है वो होम यूजर है या कमर्शियल यूजर है, और दूसरी कंडीशन है इनफैक्ट कि अगर यूनिट्स आपके लेस और इक्वल टू 200 हैं तो यूनिट प्राइस जो है वो 12 जो है वो क्या होगी, यूज होगी। इसकी बेस के ऊपर कैलकुलेशन होगी। ये टेबल के अंदर आपके मौजूद था कि अगर होम यूजर है और उसने यूनिट कंज्यूम किए लेस और इक्वल टू 200 तो फिर वो 12 रुपए के हिसाब से जो है वो पेमेंट करेगा। तो इस तरह आप नेस्टेड इफ को यूज कर सकते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट ज़हन में रखिएगा, बाकी सेंटेक्स आप इजीली लिख लेंगे, सेंटेक्स कोई इशू नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि आप बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑलरेडी लिख चुके हैं। एल्स इफ यूजर टाइप इक्वल टू C, अगर कमर्शियल यूजर है तो यूनिट प्राइस जो है वो 15 होगी। उसके अंदर ये कंडीशन ऑलरेडी है, दूसरी कंडीशन आपकी ये होगी। ये इफ और एल्स इफ ये दोनों आपस में जो है वो कोरिलेट कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे यूजर टाइप चेक हो रही है होम है, यहां पे चेक हो रही है कि वो कमर्शियल है, और फिर उसकी यूनिट प्राइस आ गई। देन एल्स इफ यूनिट्स ग्रेटर देन 200 एंड यूनिट्स लेस इक्वल टू 400। अब ये दूसरी जो कंडीशन है वो चेक हो रही है। इफ यूजर टाइप इक्वल टू होम यूनिट प्राइस 15 और एल्स इफ यूजर टाइप इक्वल टू कमर्शियल यूनिट प्राइस इज इक्वल टू 20। तो फ्रेंड्स इस तरह आप कैलकुलेशन करें। अगर आपको एक पार्ट मीन यहां से यहां तक आपको अगर आइडिया हो जाता है, मीन मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, अगर यहां तक आपको आइडिया हो जाता है कि कैसे आपने
जो है वो नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर को यूज करना है तो आप नेक्स्ट वन को भी यूज कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे ये चीज चेंज हो रही है, बाकी आपका अगेन यूजर टाइप यहाँ भी चेक हो रहा था, यहाँ भी चेक हो रहा है, यहाँ भी चेक हो रहा है और यहाँ भी चेक हो रहा है, तो ये आपका सिंटैक्स सेम है। अब जो थर्ड आपकी कंडीशन है उसमें भी आप सेम यूज करोगे, उसमें एल्स के बाद आप चेक करोगे इफ यूनिट्स आर ग्रेटर देन 400, तो फिर आपका काम इजीली हो जाएगा। उसके बाद फिर यूजर टाइप चेक होगी कि होम है या आपका कमर्शियल है। होम है तो यूनिट प्राइस जो है उसके मुताबिक आ जाएगी, और अगर आपका कमर्शियल है तो उसके मुताबिक यूनिट प्राइस जो आपकी प्रॉब्लम में मेंशन है आप वो उसको मेंशन कर देंगे। तो इस तरह आप जो है वो कैलकुलेट करेंगे और उसको लिखिएगा, इसके बाद आपकी वो लाइंस शुरू होंगी। तो स्टूडेंट्स, नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर को आप इस तरह यूज कर सकते हैं और इसको जरूर यूज कीजिएगा। और इसके अलावा आप खुद से कोई और प्रॉब्लम जो क्रिएट करके देखें और फिर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालिएगा नेस्टेड को यूज करते हुए, ताकि आपको आइडिया हो कि काम कैसे होगा। क्योंकि ये काम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर आपको समझ आ जाएगी तो फिर ये बहुत ईजी है इसको करना। इसमें मोस्टली जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि आप बार बार इफ को या एल्स इफ को यूज करें, तो किसी जगह पे आप जो गलती से एल्स इफ की बजाय सिर्फ इफ यूज कर देते हैं, या कहीं यहाँ पे आपने इफ यूज कर रहे वहां पे आप एल्स यूज कर देंगे, तो ये गलती हो सकती है। इसलिए इसकी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छी तरह आपको ये समझ आएगा। अब फ्रेंड्स, इसके बाद जो लास्ट है आपका बिल की कैलकुलेशन होगी, यूनिट इनटू यूनिट प्राइस, और फिर प्रिंट एफ होगा योर बिल इज, जो भी बिल है आपका वो आपके आउटपुट स्क्रीन पे आ जाएगा। तो ये आप अपने प्रोग्राम को कोड ब्लॉक्स के अंदर लिखिएगा, लिखने के बाद इसको कंपाइल कीजिएगा, रन कीजिएगा और देखिएगा आपका जो रिजल्ट है वो अकॉर्डिंग टू द सॉल्यूशन आ रहा है या इससे डिफरेंट आ रहा है। अगेन मैं कह रहा हूँ कि इसका जो थर्ड पार्ट है वो आपने खुद ऐड करना है, आपकी बुक में वो कंप्लीट लिखा हुआ है, उस रेफरेंस के तौर पे आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले आप खुद से उसको लिखने की कोशिश कीजिएगा। जैसे ये कोड लिखा है वैसे ही आपने वो लिखना है, सिर्फ वहां पे कंडीशन के अंदर वैल्यूज चेंज हो जाएंगी जो आपके टेबल के अंदर आपको गिवन है। तो स्टूडेंट्स, इसको आपने जरूर करके देखना है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, होपफुली आज का जो लेक्चर है वो आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।